हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज क्लियर आ रही है कि एक बार कंफर्म करो। यस सर, यस आ रही है। Okay, fine. Okay, so in last lecture we have discussed about boilers. Okay, we have seen what is boiler, what is difference between pressure vessel and boiler, how the boilers can be classified into various categories like high pressure, low pressure boiler, fire tube, water tube boiler, internally fired, externally fired boiler, high pressure, low pressure boilers, etc. In this, okay, and we have also seen the difference between water tube boilers and fire tube boilers. Today we are going to study about various mountings and accessories used in boilers, and also we will see some examples of low pressure boilers along with its construction and working. Okay, so these are the contents of today's presentation or lecture. Difference between boiler mountings and accessories, function of boiler mountings, function of boiler accessories, and some examples of low pressure boilers like Cochrane boiler, Lancashire boiler, Cornish boiler, and Babcock and Wilcox boiler. Okay, so first one is boiler mountings and accessories. क्या डिफरेंस है दोनों में? दो टाइप के बॉयलर माउंटिंग्स जैसे बोलते हैं। बॉयलर माउंटिंग्स आर एसेंशियल फिटिंग्स फॉर सेफ वर्किंग एंड कंट्रोल ऑफ द बॉयलर। तो ऐसे डिवाइसेस जिसको हम बॉयलर्स में किस लिए इंस्टॉल करते हैं या माउंट करते हैं, जिससे हम बॉयलर की सेफ वर्किंग को इंश्योर कर सके या फिर उसको बॉयलर के कुछ पैरामीटर्स को, ऑपरेटिंग पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सके, ऐसे डिवाइसेस को बोलते हैं बॉयलर माउंटिंग्स। सो दीज आर एसेंशियल फिटिंग्स फॉर सेफ वर्किंग एंड कंट्रोल ऑफ बॉयलर. On the other hand, accessories are fitted to increase the performance or efficiency of the boiler. Okay, accessories ऐसे डिवाइस है जो बॉयलर के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए यूज होता है। ठीक है, यानी परफॉर्मेंस, बाय परफॉर्मेंस वी मीन एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, या तो फ्यूल जिससे कम लगे या वर्क आउटपुट ज्यादा मिले, ये दोनों चीजें के लिए, या तो इनपुट कम करने के लिए या फिर आउटपुट बढ़ाने के लिए, दोनों ही केसेस में एफिशिएंसी बढ़ेगा हमारा। तो उसके लिए जो यूज करते हैं हम डिवाइसेस, उसको बोलते हैं बॉयलर एसेसरीज. ओके, so since the mountings are used for safe working and control, therefore a boiler cannot be operated without mountings. ठीक है, because हमारे लिए सेफ्टी भी जरूरी होती है और साथ ही साथ कंट्रोल करना भी जरूरी है बॉयलर को. तो विदाउट माउंटिंग्स वी कैन नॉट ऑपरेट द बॉयलर, एंड बॉयलर कैन बी ऑपरेटेड विदाउट एसेसरीज. ओके, तो विदाउट एसेसरीज हालांकि हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं, बट उसमें क्या होगा, एफिशिएंसी थोड़ी कम मिलेगी अगर एसेसरीज के विदाउट एज कम्पेयर टू विथ एसेसरीज. ओके, अब क्योंकि बॉयलर में माउंटिंग्स एसेंशियल होता है, तो ये जो है ना माउंटिंग्स, दीज आर द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द बॉयलर इटसेल्फ. ओके, तो जैसे मैं कोई भी बॉयलर का नाम ले रहा हूँ कि यहाँ पर बॉयलर है, तो बाय डिफॉल्ट उसमें बॉयलर में मैंने माउंटिंग्स को भी कंसीडर कर लिया हूँ ऑलरेडी. ओके, सो दे आर फॉर्म द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बॉयलर इटसेल्फ, बट एसेसरीज आर नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बॉयलर. ओके, तो उसमें हम अलग से, उसमें फिर हमको मेंशन करना पड़ेगा कि इसमें ये एसेसरीज यूज हो रही है इस बॉयलर में. ओके, और जो बॉयलर माउंटिंग्स है वो नॉर्मली कहाँ इंस्टॉल करते हैं, उसको बॉयलर पे ही माउंट करते हैं. उसको बॉयलर की जो शेल रहता है या वेसल जिसको बोलते हैं, उसी में ही नॉर्मली माउंट करते हैं बॉयलर माउंटिंग्स को. और एसेसरीज नॉर्मली हमारा बॉयलर शेल के आउटसाइड रहता है. ठीक है, या तो इनलेट के पहले रहेगा जहाँ पे फीड वाटर पंप से, जहाँ से पानी अंदर जा रहा है बॉयलर के, उससे पहले रहेगा, या तो स्टीम जहाँ से बाहर जा रहा है उसके बाद रहेगा नॉर्मली. ठीक है, देन देयर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ बॉयलर माउंटिंग एंड एसेसरीज लाइक safety valves, water level indicator, pressure gauge, fusible plug, steam stop valve, feed check valve, blow off cork, etc. These are the examples of boiler mountings. And what are the examples of boiler accessories? Superheater, economizer, air preheater, feed water pump, steam injectors, steam separators, etc. So these are the examples of boiler accessories. Okay, so ये जो बॉयलर माउंटिंग्स एसेसरीज में, इसमें हमको डिफरेंस समझ में आ गया. अब इनके कुछ एग्जांपल्स इनके फंक्शंस देख लेते हैं कुछ कॉमन माउंटिंग्स के. बेसिकली माउंटिंग्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज माउंटिंग्स फॉर सेफ्टी एंड सेकंड वन इज माउंटिंग्स फॉर कंट्रोल. ओके, सो इन माउंटिंग्स फॉर सेफ्टी देयर आर सेवरल डिवाइसेस लाइक सेफ्टी वॉल्व. ओके, सेफ्टी वॉल्व का फंक्शन क्या रहता है, इट डज नॉट अलाउ द बॉयलर प्रेशर टू रेज बियॉन्ड इट्स सेफ प्रेशर. ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, एज पर इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट हमको पहले रजिस्ट्री कराना पड़ता है बॉयलर की, और उसका एक प्रेशर फिक्स करना रहता है, और किसी भी कंडीशन में हमको उस प्रेशर से ज्यादा ऑपरेट नहीं करना होता है बॉयलर को. ठीक है, तो जो भी एक लिमिट रहती है मैक्सिमम डिजाइन लिमिट, उसके हिसाब से हम वर्किंग लिमिट को कंसीडर करते हैं, जो कि नॉर्मली इससे वर्किंग लिमिट भी कम रहती है डिजाइन लिमिट से. ठीक है, तो उस पर्टिकुलर प्रेशर पे हम उस बॉयलर को ऑपरेट करते हैं. अब उस पर्टिकुलर प्रेशर से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए,
प्रेशर इनसाइड दी बॉयलर, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ फेलियर्स वगैरह कुछ कंपोनेंट्स का हो सकता है, मे बी ड्यू टू ओवरहीटिंग और ड्यू टू प्रेशर बिल्डअप इनसाइड द बॉयलर। देन इसके लिए क्या करेंगे, एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस होना चाहिए जो अंदर बॉयलर के अंदर के प्रेशर को कंट्रोल कर सके। सो दैट सेफ्टी डिवाइस इज नथिंग बट सेफ्टी वॉल्स, ओके। एंड दिस सेफ्टी वॉल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल, डेड वेट सेफ्टी वॉल एक्सेट्रा। तो डेड वेट सेफ्टी वॉल इज वेरी सिमिलर टू अवर वेसल ऑफ द प्रेशर कुकर, ठीक है। प्रेशर कुकर की अपने घरों में जो रहता है उसकी वेसल किस तरीके से रहती है, तो इसी तरीके का डेड वेट सेफ्टी वॉल एक रहता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम घर में प्रेशर कुकर यूज करते हैं, कुछ चावल वगैरह बना रहे, स्टीम राइस बनाते हैं जैसे, तो उसमें क्या होता है, अंदर पहले इनिशियली जब नीचे से हीट करते हैं तो एक वॉल्यूम कांस्टेंट है, नीचे से हीट दे रहे हैं तो क्या होगा, प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अंदर का वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, एक कंटेनर है फिक्स वॉल्यूम का, अब वो वॉल्यूम कांस्टेंट है, अब यहाँ से नीचे से हीट दे रहे हैं, तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर प्रेशर वुड इंक्रीज, ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ते जाएगा, उसके अंदर स्टीम भी बन जाएगा, पानी डालेंगे चावल के साथ तो पानी स्टीम में कन्वर्ट होगा, अंदर स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद वो पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा पूरा स्पेस अंदर के कुकर का, और उसका प्रेशर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा जैसे जैसे हम उसको टेम्परेचर सप्लाई करें। अब प्रेशर एक लिमिट तक पहुंच गया उसमें जितना, तो उसके बाद क्या होगा, वो वेसल है जो है उसको लिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो कब लिफ्ट करेगा, एट व्हाट पॉइंट, जब जो फोर्स वो एग्जर्ट कर रहा है किसके ऊपर, वेसल के ऊपर, दैट इज प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनसाइड द कुकर into area of the vessel which is coming in the area of the vessel, not vessel, area of the vessel which is coming in contact with the steam, ये दोनों का प्रोडक्ट है, प्रेशर इनटू एरिया दैट इज फोर्स, जब उस विसल के वेट के बराबर अगर हो जाएगा जब, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा। इनिशियली जब प्रेशर कम रहेगा तो वेट की वजह से वो नीचे ही रहेगी विसल, ऊपर नहीं उठेगी, बट जैसे ही प्रेशर इनटू एरिया, यानी कि नीचे से जो फोर्स आ रहा है स्टीम का विसल के ऊपर वो ज्यादा हो जाएगा, उसके वेट को एक्सीड कर देगा, तो क्या होगा, जो विसल है वो लिफ्ट हो जाएगी, और जैसे ही लिफ्ट हो जाएगी तो स्टीम को पैसेज मिल जाएगा एक बाहर आने के लिए, और एक सीटी बचती है हमारे कुकर में, ठीक है। तो इसका एक इंडिकेशन भी मिल जाता है कि नहीं अच्छे तरीके से हमारा राइस पक चुका है, और मतलब वो मैक्सिमम प्रेशर टेम्परेचर जो उसको पकने के लिए चाहिए वो अचीव हो गया, ये इंडिकेशन मिल जाता है हमको। वैसे ही यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ होता है सेफ्टी वॉल्व में, बॉयलर के केस में भी, तो उससे हमको इंडिकेशन मिल जाता है बॉयलर ऑपरेटर को कि प्रेशर की लिमिट जो है मैक्सिमम मिल चुकी है, तो थोड़ा सा अभी हमको इधर ध्यान देने की जरूरत है, स्टीम के रेट को थोड़ा सा बाहर बढ़ा दो, प्रेशर स्टीम को बाहर भेजने के रेट को हम थोड़ा सा रेगुलेट कर सकते हैं ताकि प्रेशर जो है बॉयलर के अंदर का वो कंट्रोल में रहे, ठीक है। और द सेकंड थिंग वी हैव इज वाटर लेवल इंडिकेटर, सो इट शोज द वर्किंग लेवल ऑफ द वाटर इन द बॉयलर। तो वाटर बॉयलर के शेल के अंदर कितना पोर्शन में पानी है, कितने पोर्शन में स्टीम है, वो हमको बाहर से दिखाई नहीं देता, ठीक है। अब ड्यू टू हैवियर डेंसिटी वाटर जो है नीचे रहता है और स्टीम कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। तो फिर क्या होता है, बाहर से हमको दिखता नहीं है कि वाटर का लेवल कितना है अंदर का, बॉयलर के अंदर कम है कि ज्यादा है, कितना है, कितने पोर्शन में स्टीम है, कितने पोर्शन में वाटर है, ठीक है। तो वो इंडिकेट करने के लिए हम वाटर लेवल इंडिकेटर का यूज करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज फ्यूजिबल प्लग, ओके। तो फ्यूजिबल प्लग का क्या काम है, ओवरहीट होने के वजह, ओवरहीट जब होता है कोई भी चीज तो उसको बॉयलर फेल ना हो तो उसका एक तरीके का सेफ्टी डिवाइस है ताकि वो ओवरहीट होने से बचाता है जब, या फिर ओवरहीट होता है तो उसको स्टीम को बाहर निकालने के लिए वो यूज होता है। अब किस तरीके से, इसका नाम क्या है, फ्यूजिबल प्लग। तो इट्स वर्किंग इज वेरी सिमिलर टू द इलेक्ट्रिकल फ्यूज, ठीक है। जैसे अपने इलेक्ट्रिकल फ्यूज में क्या होता है, जब कभी घर में ओवरलोड हो गया कोई चीज का, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कोई वायर से फ्लो हो रहा है, जब लार्ज अमाउंट में कोई करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें हीट लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, I²RT, ठीक है। अब ओवरलोड होने की वजह से, लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस है, और क्या बोलते हैं सर्किट, मतलब शॉर्ट सर्किट होने की वजह से डेंजरस है, आग वगैरह लग सकती है। तो उसके लिए क्या होता है, जब ओवरलोड जब भी होता है ना, तो ड्यू टू हाई करंट I²RT, तो हीट बहुत ज्यादा रिलीज होती है वायर में से। तो जो एक हमारे पास एक लो मेल्टिंग पॉइंट का एक वेरी थिन वायर रहता है जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल फ्यूज में यूज होता है। तो क्या होता है, वो हाई टेम्परेचर की वजह से मेल्ट हो जाता है जल्दी, और वो सर्किट को ब्रेक कर देता है, वहीं पे करंट को आगे पास नहीं होने देता, वो मेल्ट होकर वायर ओपन सर्किट कर देता है, और अंदर फिर फर्दर आगे करंट नहीं बहता, मतलब फ्लो नहीं होता, और आगे करंट, और हमारा जो ओवरऑल सर्किट है वो सेफ हो जाता है, और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता है ऐसे केसेस में एट दी ओवरलोडिंग कंडीशन। ठीक उसी तरह फ्यूजिबल प्लग का क्या काम है, जब ये नॉर्मली फ्यूजिबल प्लग जो है वो बॉयलर के अंदर पानी वाले पोर्शन में, मतलब पानी नीचे रहता है, तो पानी के अंदर सबमर्ज रहता है नॉर्मली फ्यूजिबल प्लग, ठीक है।
तो पानी का टेम्परेचर स्टीम से टेम्परेचर से ऑब्वियसली कम ही रहेगा। स्टीम का टेम्परेचर 100 अबव ही रहेगा, पानी जो है उसके अंदर वो स्टीम में क्योंकि कन्वर्ट नहीं हुआ है तो उसका टेम्परेचर 100 से कम ही रहेगा। ठीक है, तो जब उसके अंदर फ्यूजिबल प्लग जो है और वाटर के अंदर ऐसी जगह पे रखते हैं उसको जहाँ पे इतना मिनिमम लेवल होना चाहिए वाटर का, तो वाटर जब उसके कांटेक्ट में उसका टेम्परेचर कम है तो प्लग जो उसके अंदर है, दो अलग अलग कोनिकल शेप के प्लग रहते हैं और वो जॉइंट रहते हैं एक फ्यूजिबल मटेरियल से। ठीक है, फ्यूजिबल मेटल से जॉइंट रहते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है, तो वो दोनों भी वाटर के कांटेक्ट में होने की वजह से और ज्यादा टेम्परेचर ना होने की वजह से नॉर्मली रहता है। ठीक है, अब क्या हुआ, कोई किसी रीजन की वजह से स्टीम बहुत ज्यादा स्टीम बहुत फॉर्म हो गई या फिर हमने फीड वाटर पंप से जितना वाटर सप्लाई करना चाहिए था कंटिन्यूस ऑपरेशन में वो हमने नहीं किया। ठीक है, तो क्या होगा, वाटर का लेवल कम हो जाएगा। अब वाटर का लेवल कम हो गया तो जो फिजिबल प्लग है अब उसके कांटेक्ट में आ जाएगा स्टीम। इनिशियली वाटर था, अब स्टीम का टेम्परेचर ऑब्वियसली वाटर से ज्यादा रहेगा और प्रेशराइज स्टीम है तो थोड़ा ज्यादा ही रहेगा, टेम्परेचर 100 के अबव रहेगा। अब वो जो स्टीम जो है हॉट स्टीम वो कांटेक्ट में आएगी फिजिबल प्लग के, तो बीच में जो फिजिबल मेटल था वो क्या हो जाएगा, उसमें ड्यू टू हाई टेम्परेचर इट विल मेल्ट। और क्या होगा, जो नीचे वाला कोनिकल पोर्शन था जिसको वो होल्ड करके रखा था, ज्वाइन करके रखा था, उसमें से वाला उन दोनों के बीच का बॉन्डिंग पूरा खत्म हो जाएगा और वो नीचे गिर जाएगा। और उसके वो नीचे गिरने की वजह से, प्लग नीचे गिरने की वजह से एक होल क्रिएट हो जाएगा, एक पैसेज क्रिएट हो जाएगा स्टीम को बाहर आने के लिए। फिर क्या होगा, वहां से वाटर तो नीचे है फिजिबल प्लग से लोअर लेवल होने की वजह से, तो उस पोर्शन में जहाँ पैसेज जो मिला प्लग के नीचे गिरने के बाद वहां से क्या होगा, स्टीम थोड़ी सी बाहर निकल जाएगी और इस तरीके से थोड़ा सा स्टीम का लेवल कम हो जाएगा। और फिर हम थोड़ा सा वाटर के लेवल को रेगुलेट करके अपना जो वाटर लेवल उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर इन चांस ध्यान नहीं रहा तो वैसे वाटर लेवल इंडिकेटर में पता रहता है कितना है, कभी को ड्यूरिंग ऑपरेशन कहीं से ऑपरेटर का ध्यान नहीं रहा कि कहाँ ये वाटर लेवल कम हो गया, तब इस केस में फिर ये यूज होता है। फिर जब वो स्टीम बाहर जाती है तो ऑब्वियसली एक आवाज सी आ गई, तो उससे इंडिकेशन मिल जाता है बॉयलर ऑपरेटर को कि ये वाटर का लेवल कम हो चुका है। अब सवाल ये, हर जगह हम वाटर लेवल की बात कर रहे हैं, तब वाटर लेवल मेंटेन करना क्यों इंपॉर्टेंट है बॉयलर में, ये भी सवाल है। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है, अगर हम मिनिमम एक वाटर लेवल मेंटेन ना करें इसमें, ठीक है, तो क्या होगा कि जो वॉल्स है स्टीम ज्यादा से ज्यादा प्लेस ऑक्यूपाई कर लेगा बॉयलर शेल के अंदर, और उसके वजह से जो बॉयलर शेल के अंदर की वॉल है वो ओवर हीट हो जाएंगी। ठीक है, अगर उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है तो स्टीम जैसे प्रोड्यूस होते जा रही है उसको निकालते जाना है और फ्रेश वाटर लाते जाना है ताकि ओवरऑल जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर वो मेंटेन रहे अंदर। अब यहाँ से हम स्टीम ज्यादा रेट से जनरेट कर रहे हैं, बाहर निकाल नहीं रहे, पानी कम रेट से अंदर ला रहे हैं, तो ओवर हीटिंग हो जाएगा वॉल्स का। अब एक टाइम ऐसा आएगा ओवर हीटिंग होते होते 100 के ऊपर उसका टेम्परेचर चले जाएगा। ठीक है, अब हमने ऐसा 100 के ऊपर हो गया, अब हमने नया फ्रेश वाटर इनटेक किया, अब वो फ्रेश वाटर बॉयलर शेल के वॉल्स के कांटेक्ट में आया, तो क्या होगा, सडनली ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर वो वाटर के जो पार्टिकल्स इंस्टेंटली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अपना डोसे का तवा वगैरह रहता है बहुत गर्म, अगर हम कर ले और उसमें ऐसा पानी छिड़कते तो एकदम सडनली उसमें विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही कुछ फेनोमेना यहाँ पे भी होता है। अब जब ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, उसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम 1600 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली ज्यादा रहती है, ये चीज मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 1600 टाइम्स उसका वॉल्यूम सडनली बढ़ जाता है। ठीक, अब सडनली एकदम से वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा, लिक्विड तो स्मॉल स्पेस ले रहा था, पर सडनली जो वाटर है वॉल्स में हाई टेम्परेचर वॉल से कांटेक्ट में आने का वजह से सडनली वेपर में कन्वर्ट होगा और सडनली 1600 टाइम्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा, एक्सपांड होने की कोशिश करेगा। और अगर बॉयलर में इतनी जगह नहीं है तो क्या होगा, वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा और वो बस्टिंग के चांसेस है ऐसे उसमें एट द टाइम ऑफ लो वाटर लेवल। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर लेवल मेंटेन करना जरूरी है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द वॉल्स ऑफ द बॉयलर शेल। ठीक है, इस वजह से उसकी ओवर हीटिंग नहीं होना चाहिए, वो हीटिंग सर्फेसेस जो भी है, और वाटर लेवल हमको एक मिनिमम अमाउंट में मेंटेन रखना पड़ता है। और ज्यादा अमाउंट में भी हम मेंटेन नहीं कर सकते, एक ज्यादा लोअर भी नहीं जाना है, ज्यादा हाई भी नहीं जाना है। ज्यादा हाई अगर जाएंगे तो क्या होता है, जो स्टीम मिलता है हमको बॉयलर शेल के ऊपर उसमें वाटर पार्टिकल भी मिक्स रहते हैं, मॉइस्चर भी मिक्स रहता है हमारे पास। तो नॉर्मली वेट स्टीम इज नॉट डिजायरेबल फॉर टर्बाइन, बिकॉज वेट स्टीम की वजह से टर्बाइन ब्लेड्स का इरोजन होता है। तो नॉर्मली हम सुपर हीटेड स्टीम या फिर सैचुरेटेड से भी ज्यादा नॉर्मली सुपर सैचुरेटेड स्टीम ही हम टर्बाइन में भेजते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ज्यादा एकदम कम भी नहीं होना चाहिए वाटर लेवल, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए।
और कुछ वॉल्व ऐसे होते हैं जो दो एक से ज्यादा फंक्शन करते हैं, जैसे कि इसको बोलते हैं हम डुअल फंक्शन सेफ्टी वॉल्व। तो इसमें जैसे क्या है, हाई प्रेशर लो वाटर सेफ्टी वॉल्व, ये दो चीज का ध्यान रखता है, प्रेशर का भी काम ध्यान रखता है वो, जैसे सेफ्टी वॉल्व ध्यान रखता है, और लो वाटर मतलब वाटर लेवल का भी ध्यान रखता है, ये ऐसा एक सेफ्टी वॉल्व है। तो ये क्या करता है बेसिकली, जब भी वाटर लेवल कम हुआ या फिर प्रेशर अनसेफ प्रेशर हायर हो गया, प्रेशर किसकी वजह से रहता है, ऑब्वियसली स्टीम की वजह से, तो क्या करता है वो, वॉल ओपन हो जाता है अपने आप, और वो कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम को अपने वहां से एस्केप कर लेता है वॉल के थ्रू। तो स्टीम बाहर जाने की वजह से क्या होता है, स्टीम बाहर चले गई तो स्टीम का लेवल कम हो गया, पानी अंदर डालेंगे, थोड़ा सा पानी का प्रोपोर्शन बढ़ा देंगे, तो अनसेफ लो वाटर लेवल भी हो गया। और हाई प्रेशर इसके वजह से बन हो रहा था स्टीम की वजह से, तो थोड़ा सा स्टीम निकाल देंगे बाहर, तो ताकि प्रेशर अंदर थोड़ी सी स्पेस हो जाए, प्रेशर हमारा कम हो जाए। ठीक है, तो दोनों ही चीजों में स्टीम को एस्केप करवाना पड़ेगा using that dual function safety valve at the condition of unsafe high pressure or unsafe low water level. Now second thing we have low water and high water safety valve. ये ऐसा एक सेफ्टी वॉल है जो कि लो वाटर लेवल भी और हाई वाटर लेवल भी दोनों के एक ऑप्टिमम लेवल के बीच में मेंटेन करने की कोशिश करता है। मिनिमम लिमिट से कम हो गया तो भी हमको इंडिकेशन देता है, और हाई लिमिट से ज्यादा हो गया तो भी इंडिकेशन देता है हमको। ठीक है, अनसेफ लो वाटर लेवल और हाई वाटर लेवल इन द ड्रम। अनसेफ लो वाटर लेवल अनसेफ क्यों रहता है वो मैंने बताया अभी अभी, और हाई वाटर लेवल इन द ड्रम की वजह से क्या प्रॉब्लम होता है, ब्लेड्स का इरोजन होता है टरबाइन में। तो उस वजह से दोनों ही केसेस में हमको एक ऑप्टिमम वाटर लेवल मेंटेन करना है। तो ये डुअल फंक्शन सेफ्टी वॉल्व हमको ऑप्टिमम से कम या ज्यादा जब हो गए, एक मिनिमम रेंज जो है इससे कम या ज्यादा हो गया, तो हमको इंडिकेट कर देता है एक विसल के थ्रू, बाय ब्लोइंग द स्टीम। स्मॉल अमाउंट में स्टीम ब्लो करता है प्रेशर कुकर जैसे, कि यहाँ पे एक लेवल कम हो गया है, उसमें इस तरीके का मैकेनिज्म रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर माउंटिंग्स और एसेसरीज की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्किंग में अपन ज्यादा बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि एग्जाम में क्वेश्चंस कंस्ट्रक्शन वर्किंग के बारे में नहीं आते। नॉर्मली क्वेश्चन कैसे आते एग्जाम में, डिफरेंशिएट बिटवीन माउंटिंग्स एंड एसेसरीज, और एनलिस्ट एनी 5 माउंटिंग्स एंड ऑल्सो राइट देयर फंक्शंस। ठीक है, या फिर कोई 2-3 दे देगा स्पेसिफिकली, राइट, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टीम स्टॉप वॉल्व एंड ब्लो ऑफ कॉक, ऐसा कुछ भी दो रैंडमली इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉयलर माउंटिंग्स एंड एसेसरीज, इस तरीके के आएंगे। तो इन क्वेश्चन में हमको नॉर्मली सिर्फ उनका फंक्शन पता रहना चाहिए, जो कॉमनली यूज माउंटिंग्स एंड एसेसरीज है, उनके बारे में कंस्ट्रक्शन वर्किंग डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज प्रेशर गेज। प्रेशर गेज का वर्क हमको पता है, काय के लिए, प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है। तो मतलब वो एक बस जनरली प्रेशर दिखाता है, ताकि हम इंश्योर कर सके कि जो प्रेशर जो है वो उसको देखकर, कि प्रेशर गेज की रीडिंग को देखकर इंश्योर कर सके कि जो ऑपरेटिंग जो रेंज है, वर्किंग प्रेशर की जो रेंज है वो उसमें ही है कि नहीं है स्टीम का प्रेशर। देन सेकंड थिंग वी हैव इज स्टीम स्टॉप वॉल्व। तो स्टीम स्टॉप वॉल्व कहाँ पे रहता है, टॉप साइड में नॉर्मली बॉयलर शेल के, जहाँ पर स्टीम जनरेट होती है। इसका काम क्या है, जो भी स्टीम जनरेट हो गई, कंप्लीट हो गई, इसको जहाँ पर भी जो भी एप्लीकेशन में भेजना है, या कोई प्रोसेस में भेजना है, या फिर पावर जनरेशन के लिए स्टीम में भेजना है, तो उसके अमाउंट को रेगुलेट करता है। और स्टीम स्टॉप वॉल के होते हुए स्टीम जो है बाहर जाएगी, कहाँ से, बॉयलर से। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज फीड चेक वॉल। फीड चेक वॉल का क्या काम है, वाटर को बॉयलर में जब सप्लाई करते हैं तो ये फीड चेक वॉल के थ्रू आता है। तो ये कब लगे रहता है, बॉयलर फीड पंप के आगे लगे रहता है ऑब्वियसली। अब क्या करता है ये, तो इसकी ये अमाउंट ऑफ फीड वाटर को भी रेगुलेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इससे कर सकते हैं वहाँ पे वॉल्व्स के थ्रू हम कितने रेट से वाटर को एंटर करवाना है हमको बॉयलर के अंदर। साथ ही साथ एक नॉन रिटर्न टाइप का वॉल्व रखे, मतलब इसमें से पंप से आगे जा तो सकता है पानी, पर रिटर्न रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आ सकता। इस तरीके का अरेंजमेंट रहता है इसमें। अब क्यों इस तरीके का अरेंजमेंट लेना जरूरी है, वाइट नॉन रिटर्नेबल वॉल इज एसेंशियल, बिकॉज बॉयलर के अंदर जब वाटर जाता है नीचे लोअर लेवल में एंटर होता है पानी, तो उसका प्रेशर बॉयलर में हीट होने की वजह से क्या होता है, बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ने की वजह से इधर पंप के थ्रू ये जो पाइप है, बॉयलर फीड पंप से जो पाइप जाता है बॉयलर में, वहां पे रिवर्स फ्लो होने के चांसेस है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हम चाह रहे हैं बट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो ना हो, तो क्या करते हैं, उसको नॉन रिटर्न वॉल के थ्रू उसके वापस रिवर्स मोशन को ब्लॉक कर देता है फीड चेक वॉल। इट ओनली अलाउज द फ्लो ऑफ वाटर इन वन डायरेक्शन टुवर्ड्स द बॉयलर। ठीक है, रिवर्स फ्लो को वो ब्लॉक कर देता है, वो नहीं आने देता है। ठीक है, तो इसलिए इसको फीड चेक वॉल को यूज करते हैं। डुअल फंक्शन एक तरीके से इसका भी वाटर के अमाउंट को भी रेगुलेट करता है और पानी को रिटर्न भी नहीं आने देता। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज ब्लो ऑफ कॉक। ठीक है, तो बॉयलर के अंदर पानी कंटिन्यूसली यूज करने की वजह से नीचे जो पोर्शन है
उसमें मड वगैरह भी जमा होती है, तो उसके लिए मड होल रहता है, ठीक है, नीचे, तो उसको साफ करने के लिए होता है इम्प्योरिटीज वगैरह को। और या फिर हमको ये कब करते हैं, मड होल का कब यूज करते हैं, जब बॉयलर ऑपरेशन में है। अगर बॉयलर ऑपरेशन में नहीं है, हमको पानी खाली करना है, तो हम ब्लो ऑफ कॉक को यूज करके पानी खाली कर देते हैं। तो ब्लो ऑफ कॉक क्या करता है, इट अलाउज टू ड्रेन दी वाटर फ्रॉम दी बॉयलर, ठीक है। तो इसको हम ब्लो ऑफ कॉक को अगर ओपन कर दे तो पूरा उसमें से पानी ड्रेन हो जाता है बॉयलर में से, बॉयलर को खाली करने के लिए, जब उसका हमको ऑपरेशन में जब नहीं है, जब उसको मेंटेनेंस वगैरह करना है, उसको बंद करके तब की बात करें। द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज मैन होल। इट अलाउज द पर्सन टू गो इनसाइड द बॉयलर ड्रम फॉर रिपेयर, ठीक है। बॉयलर ड्रम के अंदर जाके वेरियस पार्ट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए या फिर रिपेयर करने के लिए एक बड़ा सा एक दरवाजा रहता है, जिसके अंदर से एक आसानी से एक आदमी जा सकता है बॉयलर के अंदर और उसका रिपेयर कर सकता है या इंस्पेक्शन कर सकता है, ठीक है। उसको बोलते हैं मैन होल। These are some mountings for control. The next we have is बॉयलर एसेसरीज, ओके। तो इनके क्या फंक्शन रहते हैं वो भी देख रहे थे। तो इकोनोमाइजर, तो बेसिकली ये सब चीजें क्या करती है, परफॉर्मेंस को, बॉयलर के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। अब बॉयलर को परफॉर्मेंस बढ़ाना है, मतलब या तो उसकी इनपुट को कम करना है या फिर आउटपुट को बढ़ाना है, ठीक है। तो एक पहला है इकोनोमाइजर। तो इकोनोमाइजर का क्या काम है कि जो भी फ्लू गैसेस बॉयलर में कंबशन होने के बाद जो फ्लू गैसेस वाटर को अपनी हीट देने के बाद जो चिमनी के थ्रू बाहर निकलती है, उसको हम, वो भी थोड़े हाई टेम्परेचर में रहती है, तो उसका हम हीट को यूटिलाइज कर सकते हैं, उसकी वेस्ट हीट, वो तो वेस्ट जाने वाली एनवायरनमेंट में, अगर हम उसकी वेस्ट हीट को रिकवर कर सकते हैं दो तरीके से। एक तरीका यह है कि जो फीड वाटर आ रहा है बॉयलर के अंदर, इसको प्री हीट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो बॉयलर के अंदर पानी को स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए कंपेरेटिवली कम अमाउंट में एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो एक हीट एक्सचेंजर में हम एक हॉट फ्लूइड फ्लो करवाएंगे, कौन सा, ड्राई फ्लू गैस, और कोल्ड फ्लूइड क्या रहेगा, इनकमिंग वाटर फ्रॉम द बॉयलर फीड पंप। तो उस हीट एक्सचेंजर में हीट एक्सचेंज हो जाएगा, तो जिसकी वजह से जो वाटर एंटर हो रहा है बॉयलर के अंदर वो थोड़ा सा हीट होकर मिलेगा बाय यूटिलाइजिंग द टेम्परेचर ऑफ वेस्ट फ्लू गैसेस, जो कि डायरेक्टली चिमनी से बाहर जाने वाली थी। सेकेंड थिंग क्या कर सकते हैं हम, इसी चिमनी के गैसेस को हम एयर प्री हीटर में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्यूल एयर का कंबशन करवाना है फर्नेस के अंदर, तो एयर फ्यूल का एक सर्टेन टेम्परेचर मिलना चाहिए इसको इग्नाइट करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम एयर जो है उसको एंटर करवा रहे हैं फर्नेस के अंदर, तो वही पहले से प्री हीट करके लगे, तो उसमें हमारा कंबशन की थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ सकती है और अच्छे से हमारा हो सकता है क्या चीज, कंबशन प्रोसेस। तो उसमें लिए एयर प्री हीटर हम यूज करते हैं। देन नेक्स्ट थिंग वी हैव इज सुपर हीटर। तो सुपर हीटर का काम क्या है, इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ स्टीम एट कांस्टेंट प्रेशर। सुपर हीटर का काम क्या है, जो स्टीम ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है उसका टेम्परेचर बढ़ाता है कांस्टेंट प्रेशर। ऐसा हम क्यों करते हैं, अभी टेम्परेचर बढ़ाते क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर में स्टीम रहेगा उसकी इतनी ज्यादा उसकी एंथैल्पी रहेगी, और जितना ज्यादा एंथैल्पी ड्रॉप होगा किसमें, ड्यू टू एक्सपांशन इन द टरबाइन, उतना ज्यादा वर्कआउट मिलेगा। सो इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू यूज हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम इन द टरबाइन इनलेट, ओके। अब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रहेगा तो उसके हिसाब से हमको डिजाइन में भी चेंज करना पड़ेगा, वो अलग बात है, बट जितना ज्यादा रहेगा उतना चांसेस है कि हमको ज्यादा वर्क आउटपुट मिलेगा टरबाइन के थ्रू, बिकॉज उसका जब अगर हम टीएस डायग्राम देखेंगे तो H1 - S2 इज टरबाइन वर्क। तो H1 बढ़ाने के लिए हमको उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, Cp इंटू T1 इज एंथैल्पी, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग वी हैव इज स्टीम सेपरेटर। स्टीम सेपरेटर क्या है, जो आउटगोइंग स्टीम है उसमें से वेट वाले पार्ट को, मतलब मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए यूज होता है। किससे, एक डिवाइस आता है जिसमें सेपरेट होता है वाटर और वाटर वेपर एंड ड्राई स्टीम को सेपरेट करने के लिए यूज होता है, यानी मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए यूज होता है, ताकि टरबाइन इनलेट में खाली सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या जाना चाहिए, सैचुरेटेड ड्राई सैचुरेटेड स्टीम जाना चाहिए, इसको इंश्योर करने के लिए। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज स्टीम इंजेक्टर, ठीक है। स्टीम इंजेक्टर क्या करता है, इसका क्या काम क्या है, ये एक तरीके से पंपिंग फोर्स को, जो बॉयलर फीड पंप का जो पंपिंग फोर्स है उसको कम करने के लिए यूज होता है, ठीक है। इट लिफ्ट एंड फोर्स द फीड वाटर इनटू द बॉयलर, ठीक है। अब इसका वर्क कैसे करता है, जो बॉयलर्स में से जो बाहर स्टीम जा रही है, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा एक पैरेलल एक पाइप निकाल के थोड़ा सा पार्शियली उसमें से कुछ अमाउंट में हम स्टीम बाहर निकालते हैं जो बॉयलर से ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है, और उसका इनलेट हम कहाँ देते हैं, बॉयलर फीड पंप और बॉयलर के बीच का जो पाइप है उसमें, ठीक है, टी जॉइंट जैसा बनाते हैं, और वो टी जॉइंट में हम फिट करते हैं स्टीम इंजेक्टर, ठीक है। अब वहां पे क्या होता है, स्टीम एंटर होती है स्टीम इंजेक्टर में, और स्टीम इंजेक्टर के अंदर एक नोजल बना रहता है। तो नोजल में हम क्या करते हैं, उस स्टीम को, हाई प्रेशर के स्टीम को प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी में। तो उसके अंदर क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है,
प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से क्या होता है, एक तरीके से आर्टिफिशियली एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है उसके अंदर स्टीम इंजेक्टर के थ्रू। वहाँ पे प्रेशर वहाँ का कम हो गया, तो क्या होता है वाटर अपने आप सक हो जाता है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। एक आर्टिफिशियली यहाँ पे एक वैक्यूम जैसा क्रिएट हो जाता है और वो वाटर को सक कर लेता है अपने थ्रू आने के लिए ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर। सो इट इज यूज टू lift and force the feed water into the boiler. Okay, so these are the functions of some common boilers and accessories. Now the next thing we have is we have to see some examples of low pressure boilers along with its construction and working. Okay, so first example I have taken here is Cochrane boiler. Okay, so this Cochrane boiler is actually vertical, ठीक है, दिख रहा है हमारा डोम वर्टिकल है, इसका वर्टिकल फायर ट्यूब इंटरनली फायर्ड लो प्रेशर बॉयलर। ठीक है, जैसे हम वेरियस कैटेगरीज में इसको डिफाइन क्लासिफाई कर सकते हैं बॉयलर को, तो एज पर दोज कैटेगरीज इट इज फायर ट्यूब बॉयलर, इट इज वर्टिकल बॉयलर, इट इज इंटरनली फायर्ड बॉयलर एंड इट इज ऑल्सो लो प्रेशर बॉयलर, क्योंकि इसमें प्रेशर 20 बार से कम रहेगा, ट्यूब में से फ्लू गैसेस फ्लो होंगे, जो फर्नेस है बॉयलर शेल के अंदर ही है, और साथ ही साथ ये इसका जो ड्रम है वो वर्टिकल है, इस वजह से उसको इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी सबको यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जो ये वाला पोर्शन है, इसमें येलो, ऑरेंज और ब्लू तीन मेन पार्ट दिख रहे हैं इसमें जो पोर्शन। तो येलो वाला जो पार्ट दिख रहा है जो फ्लू गैसेज है वहाँ पर, जो ब्लू पार्ट दिख रहा है वहाँ पर वाटर है, और जो ऑरेंज वाला पार्ट दिख रहा है वहाँ पर स्टीम है। ठीक है, अब यहाँ पे दो हेमिस्फेरिकल डोम दिख रहे हैं। ठीक है, हेमिस्फेरिकल डोम दो दिख रहा है, एक नीचे साइड में येलो कलर का दिख रहा है, एक हेमिस्फेरिकल शेप जैसा ऐसा डोम, और एक ऑरेंज शेप का ऊपर दिख रहा है बॉयलर का। ठीक है, नीचे वाला जो हेमिस्फेरिकल डोम है उसको बोलते हैं हम फायर बॉक्स। नीचे वाला जो है फायर बॉक्स है या फिर फर्नेस है। ठीक है, जहाँ पर फ्यूल बर्न हो रहा है। अब यहाँ पे अगर सबसे नीचे वाली लाइन गौर से देखोगे, यहाँ पे पिंक एक लाइन बनी हुई है, दैट इज ग्रेट एक्चुअली। ठीक है, पिंक कलर की ऐसा डैश 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 ऐसे लाइन बनी हुई है, वो 2D में एक्चुअली डायग्राम, उसको अगर आप जूम करके देखो तो वहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, नीचे पिंक कलर के एक ऐसे बना हुआ है कुछ, तो दीज आर एक्चुअली ग्रेट्स। ग्रेट्स में क्या होता है, फ्यूल को हम प्लेस करते हैं। फ्यूल को प्लेस करने के लिए क्या है, हमारे उसके राइट हैंड साइड में फायर डोर है। ठीक है, फायर डोर से हम कंटिन्यूस ऑपरेशन के दौरान फ्यूल को उसमें से पुट कर सकते हैं नीचे से फर्नेस के अंदर। अब फ्यूल को हम वहाँ पे अंदर पुट करते जाएंगे। अब फ्यूल का बर्न, क्या बोलते हैं, फ्यूल बर्न हो रहा है इसमें, और क्या होगा, फर्नेस के अंदर फ्लू गैसेस प्रोड्यूस होंगे। अब फर्नेस में जो फ्लू गैसेस प्रोड्यूस हो रही है वो पूरे के पूरे अंदर का जो डोम है इसमें फैलेंगे यहाँ पे। ठीक है, और कुछ वाटर जो है, अगर 3D में इसको एज्यूम करें हम, तो ये फर्नेस के ऊपर इमीडिएटली वाटर है जो कि उसके कांटेक्ट में आएगा फर्नेस के। तो यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन में मेजरली जो अमाउंट ऑफ ट्रांसफर हीट होता है दैट इज ड्यू टू रेडिएशन फ्रॉम द फर्नेस टू द सराउंडिंग वाटर। रेडिएशन की वजह से मेजरली होती है, सराउंडिंग कन्वेक्शन नहीं होता इस वजह से, क्योंकि वाटर जो है स्टेशनरी है नीचे वाले पार्ट में मोस्टली। ठीक है, मेनली जो हीट ट्रांसफर होती है दैट इज ड्यू टू रेडिएशन, बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है दोनों के बीच में, फर्नेस के फ्लू गैसेस और इसके बीच में। तो T⁴ के डिफरेंस से जो अपना रेडिएशन का जो फॉर्मूला है हीट ट्रांसफर का, तो उसके हिसाब से इन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर होती है। ठीक है, और फिर यहाँ पे तो नीचे तो डायरेक्टली हीट ट्रांसफर हो ही रही है, उसके अलावा क्या करते हैं हम, यहाँ से फ्लू पाइप है। फ्लू पाइप किसको बोलते हैं, जिसमें से फ्लू गैस फ्लो होती है। तो फ्लू पाइप के थ्रू हम क्या करते हैं, एक बड़े पाइप से वेरियस स्मॉल पाइप्स में हम इसको वेरियस स्मॉल ट्यूब्स के थ्रू इस फ्लू गैसेस को फ्लो करवाते हैं। ठीक है, तो ऊपर के जगह में डोम के ऊपर में क्या रहते हैं, फ्लू गैसेस को फ्लो होने के लिए ट्यूब्स है। ओके, वो ट्यूब्स के सराउंडिंग क्या है, वाटर है। ठीक है, अब वो वाटर क्या होगा, यहाँ पे नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर, दिस इज ऑल्सो नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। नीचे वाला पार्ट ट्यूब के कांटेक्ट में आने के हीट होगा, वो ऊपर जाते जाएगा ड्यू टू लोअर डेंसिटी, और जो हैवियर वाला पार्ट है वैसे नीचे आते जाएगा। तो यहाँ पे नेचुरल कन्वेक्शन की वजह से यहाँ पर ट्यूब वाले सेक्शन में हीट ट्रांसफर होगा, और नीचे जो हीट ट्रांसफर होगा दैट इज मेजरली ड्यू टू रेडिएशन। ठीक है, तो इस पोर्शन में हीट ट्रांसफर होगा रेडिएशन की वजह से, ऊपर वाले पोर्शन में हीट ट्रांसफर होगा ड्यू टू कन्वेक्शन। अब क्या होगा, यहाँ से हीट जो है वाटर अभी यहाँ से हम पहले यहाँ से फिल कर देंगे। कहाँ से, ये देखो फीड चेक वॉल है, ये फीड चेक वॉल से इनपुट होगा वाटर। ठीक है, अभी फीड चेक वॉल से इनपुट हो जाएगा वाटर, तो क्या बोलते हैं, यहाँ से ऊपर, यहाँ से हम एंटर कर सकते हैं कंटिन्यूसली फीड वाटर पंप से, फीड चेक वॉल के थ्रू पानी को इधर एंटर करेंगे, तो यहाँ से पानी जो है वो हीट हो जाएगा। हीट होने के बाद ऊपर स्टीम में कन्वर्ट जब हो जाएगा तो ऊपर चल जाएगा, ड्यू टू लोअर डेंसिटी ऑफ स्टीम इट विल ऑक्यूपाई दी अपर स्पेस ऑफ द बॉयलर शेल। तो पानी जो इस तरीके से कंटिन्यूसली यहाँ से फीड चेक वॉल से आके इसके ट्यूब्स के कांटेक्ट में आने के बाद हीट हो जाएगा, हीट होने के बाद स्टीम में कन्वर्ट होकर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और फ्लू गैसेस का क्या होगा, फ्लू गैस फिर
सारे ट्यूब्स में से एक वापस से एक कंबाइन होके एक पैसेज में स्मोक बॉक्स में कलेक्ट होगी और फिर स्मोक बॉक्स से चिमनी के थ्रू बाहर चल जाएगी। ये चिमनी का देखो हाइट काफी ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे बीच में इस तरीके से शो किया गया है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा डैश डैश एक लाइन बनी हुई है देखो यहाँ पे, मतलब इसका मतलब उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, यहाँ पर शो करने के लिए स्मॉल डायग्राम में शो किया है। मतलब प्रोपोर्शनली बॉयलर शेल की इतनी कम हाइट नहीं रहती, चिमनी की नॉर्मली काफी हाइट रहती है। तो ये इसका मतलब है डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंटेशन का मतलब, ठीक है। अब क्या होता है कि ये तो हो गया पाथ ऑफ द फ्लू गैसेस। अब स्टीम क्या हुआ, स्टीम तो हीट लेके ऊपर चली गई। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे स्टीम स्टॉप वॉल है जिसके थ्रू स्टीम जो है हम बाहर पावर जनरेशन के लिए टरबाइन में भेज सकते हैं। और उससे पहले स्टीम स्टॉप वॉल से पहले क्या है, एंटी प्राइमिंग पाइप, ठीक है। तो एंटी प्राइमिंग पाइप का क्या काम है, ये अपना इसको रिमूव करने की कोशिश करता है कि इसको वाटर पार्टिकल्स को इसमें से स्टीम में से, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि टरबाइन में जो हमको मिलना चाहिए वो सेचुरेटेड स्टीम मिलना चाहिए। तो एंटी प्राइमिंग, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम प्राइमिंग टर्म क्यों यूज करते हैं, एफएम के लैब में देखे थे हम प्राइमिंग करते थे, पानी मोटर पानी नहीं खींचती थी, उसमें पानी डालते थे ताकि उसमें से सक्शन क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो हम पानी अगर ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमिंग प्रोसेस, और कहीं से पानी निकाल रहे तो क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, एंटी प्राइमिंग पाइप, ठीक है। मतलब हम वाटर कंटेंट को यानी मॉइस्चर को निकाल रहे हैं स्टीम में से टू इंश्योर दैट ओनली saturated steam should exit the boiler from steam stop valve and saturated steam must enter the turbine, okay। तो और बाकी के जो है मैन होल, प्रेशर गेज, वाटर लेवल इंडिकेटर, फिजिबल प्लग, एज यूजुअल इनका तो फंक्शन हमको पता है कि क्यों हमको इसको यूज करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक देखो, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक ब्राउन कलर का एक दिख रहा है कुछ, ठीक है। ये जो फ्लू गैसेस का पैसेज है ये यहाँ पे वाले पोर्शन में, यहाँ पर दिस ब्राउन कलर इस फायर ब्रिक लाइनिंग, ठीक है। तो फायर ब्रिक की एक लाइनिंग हम यूज करते हैं। लाइनिंग मतलब एक उसकी एक लेयर रहती है जो कि बॉयलर शेल में हम लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब फ्लू गैसेस फ्लो होंगी तो हाई टेम्परेचर में एक्सपोज होगा जो बॉयलर का आला सरफेस जो है, तो उसमें कुछ थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप ना हो, बॉयलर शेल में ओवर हीटिंग ना हो, तो हम फायर ब्रिक लाइनिंग यूज करते हैं। तो दीज आर नॉर्मली मेड ऑफ कौन सा बोलते हैं उसको, कार्बाइड नहीं, हाँ कार्बाइड की क्या, मैं कौन सा सीमेंटाइट बोलते कि कौन सा मटेरियल बोलते, मैं नाम भूल गया इसका, कल अभी वो ध्यान नहीं आ रहा, सिरामिक, सॉरी नॉट कार्बाइड, वो सिरामिक ध्यान नहीं आ रहा था, हाँ। तो दिस फायर ब्रिक लाइनिंग इज नॉर्मली मेड ऑफ सिरामिक मटेरियल। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे इसकी, कि ये जो है इंसुलेटर, हीट इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। ये टेम्परेचर को रेजिस्ट भी कर सकता है और साथ ही साथ इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी कम है, तो ये अपने तक ही हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है, और थर्मल कंडक्टिविटी कम होने की वजह से वो हीट को कंडक्ट नहीं करता, और मतलब कम है उसकी, कंडक्ट करता है ऑब्वियसली पर कम रहेगी उसकी, तो कम हीट वो बॉयलर के जो वॉल्स है उसको ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो दिस शुड बी ऑफ लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड हाई एब्जॉर्बिंग हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये काम रहता है इसका सिरामिक से बने हुए फायर ब्रिक लाइनिंग का, ठीक है। तो फिर इस तरीके से प्रोसेस है, और बाकी सेफ्टी वॉल, प्रेशर गेज, मैन होल, वाटर लेवल इंडिकेटर, फिजिबल प्लग, फ्लो ऑफ कॉक, फीड चेक वॉल, these all are mountings and accessories, various mountings which are installed in the boiler in order to ensure the safety of the boiler and for proper functioning of the boiler, okay। तो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग रहता है हमारे किसका, कॉकरेन बॉयलर का। और यहाँ पर जो ग्रेट के नीचे जब फ्यूल बर्न होने के बाद जो बीच में जो गैप है उससे, उसमें क्या होगा, अगर कोल है हमारा फ्यूल तो वो बर्न होकर ऐश उसमें से निकलेगा, तो ऐश जो है नीचे आ जाएगा, तो ऐश पिट में कलेक्ट हो जाएगा। ये ऐश पिट से हम जो ऐश कलेक्ट हुआ है उसको निकाल सकते हैं और ड्रेन कर, और मतलब निकाल के हम उसको वेस्ट में फेंक सकते हैं उसको, वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है, इसलिए वो निकालने के लिए भी यहाँ पे अरेंजमेंट दिया हुआ है, ऐश पिट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ कॉकरेन बॉयलर। इसका कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते क्या क्या है फीचर्स। इट इज वर्टिकल कोल और ऑयल फायर्ड फायर ट्यूब बॉयलर, तो इसमें कोल भी यूज कर सकते हैं, हमें ऑयल भी यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल। इसमें स्फेरिकल क्राउन और स्फेरिकल शेप का जो बॉयलर रहता है उसके क्या स्पेशल फीचर है कि स्फेरिकल शेप जो रहता है वो इसमें लीस्ट मटेरियल फॉर ए गिवन वॉल्यूम, फॉर ए पर्टिकुलर वॉल्यूम, ये मतलब फॉर ए पर्टिकुलर कैपेसिटी ऑफ स्टीम विच इज इनसाइड द बॉयलर शेल, उसके लिए ये शेप जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल का रिक्वायरमेंट रहता है। सेम कैपेसिटी का अगर हम स्क्वायर शेल लें या फिर रेक्टेंगुलर शेल लें तो उसका मटेरियल उसमें ज्यादा लगेगा, पर सेम वॉल्यूम के लिए जो स्फीयर है वो मिनिमम अमाउंट में मटेरियल को यूज करके सेम वॉल्यूम का कंटेनर बनता है उससे, स्फेरिकल शेप से। तो ये रीजन है हम उसको स्फेरिकल शेप में रखते हैं।
इट इज वेरी कॉम्पैक्ट एंड रिक्वायर्स मिनिमम फ्लोर एरिया। तो वर्टिकल है तो वर्टिकल बॉयलर्स आर नॉर्मली कम स्पेस ही ऑक्यूपाई करते हैं, हॉरिजॉन्टल बॉयलर्स ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। इसमें ऑल सभी टाइप के फ्यूल को बर्न कर सकते हैं और ये स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए सुटेबल है, बिकॉज जो हम लो प्रेशर बॉयलर्स है नॉर्मली हम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में स्टीम को यूज करने के लिए करते हैं, या फिर वेरी लो कैपेसिटी पावर जनरेशन प्लांट के लिए। हाई कैपेसिटी के लिए नॉर्मली हम लो प्रेशर बॉयलर्स को प्रेफर नहीं करते। तो इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, जहां पर अगर कम पावर जनरेशन करना है तो, या फिर सम अदर प्रोसेसेस। एंड इट इज मेड इन साइजेस फ्रॉम 1 मीटर to 3 मीटर इन डायमीटर एंड 2 to 6 मीटर इन हाइट, ठीक है। उसके बाद स्टीम जनरेशन रेट इसमें लगभग कितना मिलता है, 3600 kg पर आवर, मतलब kg पर सेकंड अगर निकाले तो डिवाइड बाय 3600, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड, मतलब तकरीबन एक सेकंड में 1 kg ऑफ स्टीम हमको जनरेशन करने का रेट इसमें से मिल सकता है, ठीक है। और मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर जो है इसका वो लिमिटेड कितना है, 7 बार तक ही है, इससे ज्यादा हम प्रेशर पे इस बॉयलर को ऑपरेट नॉर्मली नहीं करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज आवर फर्स्ट बॉयलर, दैट इज कॉकरेन बॉयलर। द सेकंड टाइप ऑफ बॉयलर इज हियर इज लंकाशायर बॉयलर, ठीक है। So this Lancashire boiler is horizontal tube, horizontal fire tube, natural circulation, internally fired boiler, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्यूब्स में से फ्लू गैसेस फ्लो होती हैं, वाटर का नेचुरल सर्कुलेशन होता है उसमें, ठीक है। बॉयलर के अंदर वाटर का नेचुरल सर्कुलेशन होता है। उसके अलावा इंटरनली फायर्ड है, क्योंकि बॉयलर शेल के अंदर ही यहाँ पे फर्नेस है, यहाँ पे जहाँ पर फ्यूल बर्न हो रहा है। तो और इसका जो बॉयलर का शेल है वो हॉरिजॉन्टल है, उसका ओरिएंटेशन, तो इस वजह से उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल बॉयलर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो फायर ट्यूब है उसके अंदर ही यहाँ पे छोटा सा फर्नेस रहता है, यहाँ पे क्या रहती है, ट्रेज रहती है, जिसमें यहाँ पे ट्रेज रहता है जहाँ पर फ्यूल हमारा बर्न होता है। फ्यूल बर्न होने के बाद क्या होता है, फ्लू गैसेज जो रहेंगी फ्लू ट्यूब के थ्रू फ्लो होंगी। अब ये जो अगर उसको हम साइड व्यू में देखें तो दो फ्लू ट्यूब्स रहते हैं इसमें, यहाँ पर जो दिख रहे हैं हमको इस डायग्राम में, लेफ्ट वाले डायग्राम को अगर आप जूम करके देखो, आप देख सकते हो फोन में, तो इसमें यहाँ पे 2 ट्यूब्स दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर इसके अंदर से जो फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, फ्लू गैसेज एट हॉट टेम्परेचर फ्लो हो रहा है। अब उसके सराउंडिंग में क्या है, पूरा वाटर है, अब वाटर जो है इसके कांटेक्ट में आके, फ्लू गैसेस के कांटेक्ट में आने की वजह से ये क्या होगा, वाटर इससे हीट लेगा और हीट लेके वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। फिर स्टीम में कन्वर्ट होगा तो ऊपर चल जाएगा, ऊपर का जो स्टीम स्पेस है दिख रहा है वहां पे जाएगा और नीचे वाटर कलेक्ट होते जाएगा, और इस तरीके से वाटर का नेचुरल सर्कुलेशन होते जाएगा। जैसे जैसे वो हीट लेते जाएगा वाटर, उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी, ऊपर जाएगा, फिर ज्यादा डेंसिटी वाला वाटर लेवल इधर का नीचे आएगा, उसके कॉन्टेक्ट में आएगा पाइप पे। इस तरीके से नेचुरल सर्कुलेशन बनते रहेगा। और जब धीरे धीरे ग्रेजुअली हीट होते होते कंटिन्यूस जॉब ऑपरेशन में हमारा कंटिन्यूस स्टीम जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, और स्टीम जनरेट होकर ऊपर स्टीम स्पेस में जाएगा, और हम नीचे से इधर से क्या बोलते हैं, वाटर को भी कंटिन्यूस सप्लाई करते जाएंगे। तो इस तरीके से हमको कंटिन्यूस स्टीम मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर जो फ्लू ट्यूब में से जो ये फ्लू गैसेस फ्लो हो रही है, यहाँ तक अभी वाटर को तो उसने हीट दे दिया। अब ट्यूब से बाहर निकल के वो वापस से जो पैसेज है बी और सी पे, पहले इनिशियली नीचे आएगा वो पैसेज ए पे, ठीक है। यहाँ पे पैसेज ए जो है वो नीचे है, फिर वहां से नीचे से फिर घूम के पीछे से आके बी और सी में वो एंटर करेगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। अब यहाँ पे वो इमेजिन करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो देखो कैसा है, फ्लू ट्यूब से नीचे से आके इधर ए वाले पैसेज में जा रहा है। ए पैसेज कहाँ है, नीचे है, स्टीम के जो बॉयलर का जो शेल है उसके नीचे यहाँ पे अरेंजमेंट देखोगे तो, ठीक है। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है काफी बड़ा सा फैब्रिक्स का यहाँ पर, जिसके ऊपर इंस्टॉल किया है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे वाले पैसेज में पहले आएगा जो फ्लू ट्यूब्स हैं, फिर नीचे वाले पैसेज से बी और सी जो पैसेज है उसमें कैसे जाएगा वो यहाँ पे समझ में आएगा वाले डायग्राम में। देखो पहले ये बॉयलर शेल है, जो टॉप व्यू देखो यहाँ पर है सपोज, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे। अब ये जो एरो है राइट टू लेफ्ट जाते हुए दिख रहा है, उसके ऊपर बॉयलर है एक्चुअली, ठीक है। तो वहां से फ्लू गैस यहाँ से फ्लू ट्यूब के ऊपर से जाके फिर नीचे जाएगी, फिर नीचे से जाने के बाद घूम कर, ठीक है, ये वाले डायग्राम में जो नीचे था, ये ए से अगर नीचे जाएगी पहले अंदर के तरफ में, अगर जैसे पेपर एज्यूम करो तो पेपर के अंदर जा रहा है कोई ऐसी चीज एज्यूम करो, ठीक है। जो फ्रंट व्यू में हमको ए दिख रहा है, तो साइड व्यू में तो एक नीचे से ऐसे जाएगी, जो कि ये डायग्राम में दिख रहा है, साइड वाले डायग्राम में फ्रंट व्यू में देखो, इधर से इधर एक्सटर्नल फ्लू बनी हुई है, यहाँ से जाएगा इधर, ठीक है, इधर से आके ऐसा, फिर जब उधर से घूम के इस तरफ आ जाएगा, वहां से फिर वापस से इसी डायरेक्शन में बी और सी की तरफ शुरू आएगा। यहाँ से फिर 2 पैसेज में डिवाइड होगा बी और सी में, फिर बी और सी से वो कॉमन एक चैम्बर में, इनक्लोज चैम्बर में कलेक्ट हो जाएगा, और जब पूरे दोनों पैसेज से फ्लू गैस एक जगह कलेक्ट हो जाएगा, वहां से फिर चिमनी में फ्लू गैसेस को हम भेज सकते हैं थ्रू द चिमनी, ठीक है। तो दिस इज द रेयर एग्जिट पैसेज फॉर द चिमनी,
ठीक है, यहाँ से फिर फ्लू गैसेस बाहर हो जाएंगे। इस तरीके का उसमें फ्लो अरेंजमेंट रहता है फॉर फ्लू गैसेस। ठीक है, और इसमें भी कोई वही चीज़ है, वाटर हीट लेके स्टीम में कन्वर्ट होगा और ऊपर जमा हो जाएगा और ऊपर से स्टीम स्टॉप वॉल के थ्रू बाहर चले जाएगा। ठीक है, और बाकी एज यूजुअल वेरियस माउंटिंग एसेसरीज यूज होंगे इसमें इन ऑर्डर टू सेफली ऑपरेट दी बॉयलर एंड कंट्रोल दी वेरियस पैरामीटर्स ऑफ दी बॉयलर। ठीक है, अब इसके स्पेशल फीचर क्या है वो भी देख लेते हैं। इट इज हॉरिजॉन्टल, इंटरनली फायर्ड, फायर ट्यूब, नेचुरल सर्कुलेशन, स्टेशनरी बॉयलर। जो पहला बॉयलर देखे थे हम कॉकरेन बॉयलर, वो क्या था, वो स्टेशनरी नहीं था, वो क्या बोलते हैं पोर्टेबल बॉयलर था। ठीक है, पोर्टेबल बॉयलर को मतलब हम इजीली डिसेंबल करके कहीं पे साइड पर ले जाके असेंबल कर सकते हैं। तो उसमें क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं था, एक नॉर्मल एक शेल था जो कि नॉर्मल हम रखे थे ग्राउंड पे था। यहाँ पर क्या होता है, लंकाशायर बॉयलर में हॉरिजॉन्टल ट्यूब होने की वजह से उसके लिए एक फाउंडेशन जैसा बनाना पड़ता है हमको। ठीक है, और ये फाउंडेशन का जो जो ऐसे सरफेसेस है जो कि बॉयलर शेल के रेडिएशन से एक्सपोज हो सकते हैं या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट में, जो उनको हम फायर ब्रिक से लाइनिंग करते हैं उसकी, ताकि उनका इंसुलेशन जैसे हो जाए और ओवर हीटिंग ना हो। तो अब इतना बड़ा फाउंडेशन होने की वजह से ये हम उसको मूव करना आसान नहीं है इस टाइप के बॉयलर्स को। ठीक है, तो ये बॉयलर को हम एक ही जगह रख के ही नॉर्मली यूज करते हैं। सो दिस इज स्टेशनरी बॉयलर, नॉट पोर्टेबल बॉयलर लाइक कॉकरेन। ओके, तो ये एक पोर्टेबल टाइप का ही बॉयलर है। इसका नॉर्मल डायमीटर रहता है 2 to 3 मीटर इन डायमीटर, 7 मीटर to 9 मीटर लॉन्ग इसकी लेंथ रहती है बॉयलर ड्रम की। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसमें डिपेंडिंग अपॉन दी पावर इसका साइज जो है वेरी हो सकता है, पावर रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, या फिर जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं वहाँ पे कितने रेट से स्टीम जनरेशन करवाना है चाहिए हमको, उसके हिसाब से इसकी साइज को हम वेरी कर सकते हैं। ठीक है, एंड फॉर दिस टाइप ऑफ बॉयलर्स हीटिंग सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम इज कंसिडरेबली लार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बॉयलर्स में देख रहे हैं आप हीटिंग सरफेस पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसमें जो ट्यूब्स अगर ये जो है हीटिंग सरफेस पर यूनिट वॉल्यूम, तो सरफेस एरिया काफी ज्यादा एक्सपोज होता है यहाँ पे जो कि दिख रहा है फ्रंट व्यू में। ठीक है, तो वाटर वॉल्यूम उतनी ज्यादा नहीं पाई कि वॉल्यूम टू एरिया रेशो, एरिया टू वॉल्यूम रेशो काफी ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, तो उसकी वजह से अच्छा हीट ट्रांसफर मिलता है बिटवीन फ्लू गैसेज एंड दी वाटर, क्योंकि हीट ट्रांसफर के लिए हीट ट्रांसफर एरिया इंपॉर्टेंट रहता है, वॉल्यूम इंपॉर्टेंट नहीं रहता। ठीक है, तो हमको ऐसा डिजाइन करना पड़ता है फ्लू ट्यूब्स वगैरह को कि कोई भी ट्यूब्स को, चाहे वो फायर ट्यूब्स है या वाटर ट्यूब है, कि सेम वॉल्यूम के लिए वो ज्यादा से ज्यादा एरिया देना चाहिए इन ऑर्डर टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर। ठीक है, नाउ इट्स मेंटेनेंस इज इजी। ठीक है, इसमें ज्यादा मेंटेनेंस नहीं रहता क्योंकि नॉर्मली फायर ट्यूब बॉयलर का मेंटेनेंस उतना रहता नहीं है, इससे क्योंकि इसमें स्केल वगैरह डिपॉजिट होने का ट्यूब्स के अंदर का कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहता। वो वाटर ट्यूब बॉयलर में बहुत होता है, इसमें हाई मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, तो यूजिंग सम केमिकल्स हम उसको स्केल्स वगैरह को रिमूव करते हैं। एंड बॉयलर कैन इजिली हैंडल द लोड फ्लक्चुएशन टू लार्ज स्टीम कैपेसिटी। ठीक है, इसमें लोड फ्लक्चुएशन को भी हम इजिली हैंडल कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग दी अमाउंट ऑफ फ्यूल विच इज नीड टू बी बर्न। तो उसके हिसाब से अमाउंट ऑफ फ्यूल को कंट्रोल करेंगे तो उसमें जो कि स्टीम जनरेट हो रही है पर यूनिट टाइम वो भी मतलब हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, लोड फ्लक्चुएशन के हिसाब से। एंड इट इज हाईली सुटेबल फॉर प्रोसेस इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो नॉर्मली जो लो प्रेशर बॉयलर रहते हैं वो प्रोसेस इंडस्ट्रीज में ही प्रीफर करते हैं, पावर जनरेशन के लिए कम ही प्रीफर करते हैं। जहाँ पर कम पावर रिक्वायरमेंट है वहाँ कहीं कहीं यूज कर सकते हैं फॉर लो कैपेसिटी प्लांट। ओके, एंड वर्किंग प्रेशर कितना है इसका, अप्रोक्सीमेटली 15 बार। सो द नेक्स्ट वी हैव इज कॉर्निश बॉयलर। ओके, तो कॉर्निश बॉयलर का क्या काम है, कॉर्निश बॉयलर इज वेरी सिमिलर, कॉर्निश बॉयलर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू लंकाशायर बॉयलर। ठीक है, इसका क्या है, दो ही डिफरेंस है दोनों के बीच में। एक तो साइज का डिफरेंस, कॉर्निश बॉयलर नॉर्मली थोड़ा स्मॉल साइज का रहता है एज कम्पेयर टू लंकाशायर बॉयलर, और इसमें दो फ्लू ट्यूब की जगह एक ही फ्लू ट्यूब रहता है। ठीक है, ये दिख रहा है जो कि साइड व्यू में यहाँ पे एक ही फ्लू ट्यूब है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे फ्रंट व्यू में तो डिफरेंस कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सेम है कंस्ट्रक्शन वगैरह सब, बस साइज में वेरिएशन है और फ्लू ट्यूब एक ही यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो लाइक लंकाशायर बॉयलर, इट इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब, इंटरनली फायर्ड, नेचुरल सर्कुलेशन, स्टेशनरी बॉयलर। ठीक है, डायमीटर ऑफ शेल कितना रहता है इसका 1.75 मीटर टू 1.25 मीटर टू 1.75 मीटर, और लेंथ रहती है 4 मीटर टू 7 मीटर। ठीक है, और स्टीम जनरेशन रेट इसमें कितना मिल सकता है 6500 kg पर आवर, विच इज वेरी गुड स्टीम जनरेशन रेट, काफी हाई मिल सकता है इसमें एट ए प्रेशर ऑफ 10.5 बार। ठीक है, तो ये लो प्रेशर बॉयलर है तो उसका नॉर्मली 20 बार से कम ही रहता है सबका प्रेशर, तो 10.5 बार में ये इतना स्टीम जनरेशन रेट दे सकता है कौन, कॉर्निश बॉयलर। नेक्स्ट लो प्रेशर बॉयलर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज बेबकॉक एंड विल्कोक्स बॉयलर। मेरे को बस 5 मिनट दो, टाइम हो चुका है हालांकि अपने लेक्चर में, बस 5 मिनट में मैं खत्म करता हूँ उसको। ठीक है, तो दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ लो प्रेशर वाटर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, नॉर्मली जो वाटर ट्यूब बॉयलर रहते हैं वो हाई प्रेशर रहते हैं। ठीक है, और फायर ट्यूब बॉयलर वो लो प्रेशर रहते हैं, बट ये बेबकॉक एंड विल्कोक्स
वाटर ट्यूब बॉयलर होने के बावजूद भी कौन सा बॉयलर है, लो प्रेशर बॉयलर। ठीक है, अब इसमें देखो वेरियस डायग्राम्स में बहुत सारे कलर कोडिंग दिया हुआ है इसमें। एक ऑरेंज कलर है वो स्टीम को स्टीम दिखा रहा है, ब्लू कलर है जो वाटर है, येलो वाला फ्लू गैसेज है, और कहीं कहीं पर पिंक दिख रहा है। बहुत गौर से ऊपर के देखें बॉयलर शेल की तरफ जहाँ पर सुपर हीटर है, वहां पर पिंक कलर का एक पाइप दिख रहा है, तो वहां पे क्या है, सुपर हीटेड स्टीम को शो कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे कैसा वर्क होगा, यहाँ पे एक्चुअली अलग अलग ये सेक्शन बने हुए रहते हैं। ठीक है, ये जो नीचे ब्राउन कलर के नंबर ऑफ दिख रहे हैं ना सेक्शंस, इस तरीके से यहाँ पे सेक्शन बने हुए रहते हैं, एंड दिस सेक्शंस आर नॉर्मली मेड ऑफ स्टील। स्टील के एक सेक्शन बने हुए रहते हैं, सॉरी स्टील या फिर आयरन के बने रहेंगे सेक्शंस, 1 2 3 यहाँ पे पैसेज जैसे बने हैं। ठीक है, यहाँ पे अब क्या होता है, लेफ्ट मोस्ट पैसेज जो है वहाँ पे फर्नेस रहता है। यहाँ पे दिख रहा होगा फर्नेस है जहाँ पर फ्यूल बर्न हो रहा है, उसके नीचे एश पिट है, ग्रेट है, फायर डोर है कंटिन्यूसली फ्यूल को सप्लाई करने के लिए। फर्नेस में से क्या होगा, फ्यूल बर्न होके ऊपर मूव होगी। अब यहाँ पर ऊपर मूव होगी तो यहाँ पर क्या है, फिर वाटर ट्यूब्स का अरेंजमेंट है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली, ऊपर का जो बॉयलर शेल है ग्रे कलर का जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये इसके जो बॉटम मोस्ट पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे, एक पाइप लगाएंगे, और पाइप कनेक्ट किसमें है, टॉप हेडर को, इसको बोलते हैं हम हेडर। हेडर किसको बोलते हैं, जहां पर नंबर ऑफ वाटर ट्यूब्स को एक कॉमन इनलेट है जो कि, तो पहले पानी जो है बॉयलर शेल से उस हेडर में कलेक्ट होगा और हेडर से फिर सभी ट्यूब्स में फ्लो होके आएगा। ठीक है, पहले यहाँ पर टॉप हेडर है, और फिर तो उसको अगर हम क्रॉस सेक्शन में देखें तो या तो स्क्वायर या सर्कुलर शेप का रहेगा ये हेडर जो है। ठीक है, अगर हम साइड व्यू में इसको देखेंगे तो ये राइजर से पानी पहले हेडर में आएगा, फिर हेडर से क्या होगा, एक मिनट, हेडर से यहाँ पे पानी आएगा और फिर फ्लो होगा नेचुरली ड्यू टू हाइट। फिर यहाँ से स्टीम जो नीचे से आ रहा है तो बॉयलर के इसमें क्या बोलते हैं, वाटर ट्यूब्स में कांटेक्ट होने की वजह से क्या होगा इसमें, एक मिनट में उल्टा बोल रहा हूँ सॉरी, इधर से पानी आएगा यार राइट हैंड साइड से। ठीक है, यहाँ से देखो एरो ऐसा है, यहाँ से पहले पानी आएगा, इधर कलेक्ट होगा, किधर, ये जो वाटर ट्यूब है टॉप बॉटम हेडर में कलेक्ट होगा पानी। यहाँ से एरो इस तरीके का शो किया हुआ है, देखो यहाँ पे ब्लू कलर का, जूम करके देखेंगे तो। ठीक है, पानी यहाँ से आएगा, ठीक है, फिर यहाँ से फर्नेस के थ्रू हीट आ गया, पानी यहाँ से आके यहाँ पे कलेक्ट होगा, अब अपने आप नेचुरली फ्लो होगा, इसको फोर्स करने की जरूरत नहीं है। अब कंटिन्यूसली बॉयलर शेल से पानी हम भेज रहे हैं तो नीचे पानी कलेक्ट होकर अपने आप ऊपर जाएगा वहां से। ठीक है, भले ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट हो रहा है वो, और ऊपर जहाँ पे अपने आप जाएगा क्योंकि यहाँ पे पानी कलेक्ट हो रहा है। जब पानी को फ्लो होने के लिए जगह नहीं रहेगा तो फ्रॉम दिस बॉटम हेडर यानी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड के टॉप हेडर की तरफ वो मूव होगा, इंक्लाइन शेप का है देखो नॉर्मली। ठीक है, तो अब ये मूव होते जाएगा यहाँ से। तो हमने फर्नेस को इस तरफ क्यों रखे आउटलेट सेक्शन में, क्योंकि आउटलेट में हमको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। यहाँ से पानी एंटर हुआ यहाँ से, तो फ्लू गैसेस जो आउटलेट आ रही है, जो फाइनली बॉयलर में शेल के अंदर जो पानी एंटर हो रहा है वो स्टीम में कन्वर्ट होकर मिलना चाहिए हमको। ठीक है, तो पहले कंटिन्यूस ऑपरेशन में एज्यूम करो उसको, तो पहले हम इसका फ्लू गैस का पाथ देख लेते हैं। तो फ्लू गैस जब ऊपर जाएगा यहाँ से तो वाटर के जो ट्यूब्स है उससे कॉन्टेक्ट में आके इसको हीट देगा, किसको, पानी जो है कि ट्यूब्स में है। तो इनिशियली जब फ्लू गैसेस हाई टेम्परेचर में रहेगा तो ज्यादा हीट दे पाएगा, किसको, जो अंदर जो पानी है उनको। अब इनको पानी में थोड़ी बहुत हीट दे दिया तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा फ्लू गैसेस का। अब यहाँ पे उसके पाथ को गाइड करने के लिए यहाँ पे बेफल्स लगे हुए, ब्लैक कलर के एक दिख रहे हैं यहाँ पे बेफल्स है। ठीक है, ब्लैक कलर के जो अरेंजमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज बेफल्स। इट इज यूज्ड टू डायरेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लू गैसेस। अब यहाँ से यू शेप में ऐसा जिगजैग वे में फ्लो होगा, जो रेड वाले एरो दिख रहे हैं ना यहाँ पे फ्लू गैसेस का डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो पहले यहाँ से ऊपर ऐसा घूम के ऊपर जाएगा बेफल से, फिर नीचे आएगा इधर से। ठीक है, पानी अब यहाँ से घूम के नीचे जब पानी आएगा सेकंड सेक्शन में, तो यहाँ पर हमको जो वाटर मिलेगा वो थोड़ा सा कम टेम्परेचर में मिलेगा। ठीक है, मतलब सॉरी फ्लू गैसेस जो थोड़ा कम टेम्परेचर मिलेगा, स्टिल दैट टेम्परेचर इज हायर देन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इनसाइड द ट्यूब्स। तो यहाँ से उसको फिर टेम्परेचर देगा, फिर वापस से नीचे से घूम के इधर के जो ट्यूब्स हैं उनको थोड़ा बहुत टेम्परेचर देगा, फिर वापस इधर से घूम के इधर से बाहर चल जाएगा थ्रू द चिमनी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका फ्लू गैसेस का अरेंजमेंट है यहाँ पर। और फ्लू वाटर का डायरेक्शन इस तरीके से यहाँ पर है, तो आउटलेट में मतलब जो यहाँ से तो बॉटम हेडर से वाटर एंटर होकर टॉप हेडर में यहाँ से एंटर हो रहा है बॉयलर शेल के अंदर, यहाँ पर हमको स्टीम में कन्वर्ट होकर मिलना चाहिए। तो ज्यादा अमाउंट में हीट हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी एट द आउटलेट सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे तो कम फ्लू गैसेस, क्योंकि यहाँ पर फ्लू गैसेस जो मिल रही है ऑलरेडी थोड़ी सी कूल होकर मिलेंगी, तो यहाँ पर बॉयलर वाटर का टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं बढ़ा रहेगा पाइप के अंदर, जिसकी वजह से वो ज्यादा स्टीम पूरी तरीके से सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा। बट यहाँ पर जब आगे आ जाएगा वो, तो उनको काफी हाई टेम्परेचर में फ्रेश चार्ज मिलेगा फ्लू गैसेस का, तो वो उसके टेम्परेचर का यूज करके वाटर जो स्टीम में कन्वर्ट होके ऊपर फ्रॉम द टॉप हेडर वो फाइनली इसमें चले जाएगा, राइजर के थ्रू कहाँ जाएगा,
बॉयलर शेल में, ठीक है। और बॉयलर शेल में हमको कंटिन्यूस वाटर सप्लाई करने के लिए फीड वाटर का यहाँ पे इनलेट दिया हुआ है जिससे हम सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अब क्या होगा, यहाँ पे होगा बॉयलर शेल में जमा हो गया, वापस से यहाँ से वाटर में कॉन्टेक्ट होगा, तो उसमें वो वाटर को स्टीम और वाटर दोनों ऊपर शेल में आ गया। अब स्टीम लोअर डेंसिटी होने की वजह से ऊपर मूव हो जाएगी, ठीक है, ऊपर मूव होगी। कहाँ पर, बॉयलर शेल में ऑरेंज वाला पार्ट है, तो अब वो पर ऊपर मूव होते होते वाटर के कांटेक्ट में आ गई स्टीम, तो थोड़ा सा उसमें वाटर वेपर भी रहेंगे स्टीम में, तो दैट स्टीम इज एक्चुअली इन द वेट स्टेट, एक्चुअली पूरा सैचुरेटेड स्टीम नहीं होंगी, इसमें वाटर वेपर्स भी रहेंगे। अब वो वाटर वेपर्स को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, दिस एंटी प्राइमिंग पाइप, ठीक है। तो एंटी प्राइमिंग पाइप के थ्रू हम इसको सुपर हीटर में भेजेंगे। तो एंटी प्राइमिंग पाइप का काम क्या है, इसमें से वाटर पार्टिकल को रिमूव करने के लिए, ठीक है, स्टीम में से वाटर पार्टिकल को रिमूव करके फिर वो क्या करेगा, सिर्फ सैचुरेटेड स्टीम में उसको सुपर हीटर में भेजेगा पिंक कलर में, फिर सुपर हीटर में और इसका फर्दर स्टीम जो है वो हीट होगा एट हाई टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर, और फिर जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे जो स्टीम है फाइनली फ्रॉम द स्टीम स्टॉप वॉल टू दी रिक्वायर सोर्स, यानी कि टू दी टर्बाइन या फिर जहाँ पे प्रोसेस में हमको यूज हो रही है वहाँ पे हम फाइनली स्टीम को भेज देंगे। तो इस तरीके से वाटर का यहाँ पे फ्लो रहेगा और फ्लू गैसेस का फ्लो रहेगा यहाँ पर, ठीक है। एंड एज यूजुअल वेरियस माउंटिंग नेसेसरीज आर इंस्टॉल्ड हियर फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉयलर एंड टू इंश्योर द सेफ्टी ऑपरेशन ऑफ द बॉयलर, ठीक है। So what are the features of this Babcock and Wilcox boiler? The most important feature is it has very high capacity as compared to other boiler. It gives steam generation rate up ranging from 20,000 kg per hour to 40,000 kg per hour. Its operating pressure is between 11.5 bar to 17.5 bar. और इसमें डिफेक्टिव ट्यूब जो है इजीली रिपेयर कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब ट्यूब्स डिफेक्टिव है तो ऑब्वियसली बॉयलर ऑपरेशनल तो रहेगा नहीं, उसको बंद करके यूज करेंगे। यहाँ के नीचे वाले पोर्शन इजीली एक्सेसिबल है यहाँ पर, और ट्यूब्स को हम आसानी से बदल सकते हैं यहाँ पे बाहर के पोर्शन में वाटर ट्यूब, ठीक है। और उसके अलावा द एंटायर बॉयलर रेस्ट ऑन द आयरन स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रिक स्ट्रक्चर। ऐसा कुछ ब्रिक स्ट्रक्चर यहाँ पे है नहीं जैसा कि लंकाशायर बॉयलर या कॉर्निश बॉयलर में था, ठीक है। और इन बिटवीन द हेडर्स नंबर ऑफ स्मॉल डायमीटर ट्यूब्स आर फिटेड एट एन एंगल ऑफ 5 to 15 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल टू प्रमोट वाटर सर्कुलेशन, ठीक है। वाटर सर्कुलेशन को प्रमोट करने के लिए ये इस तरीके का अरेंजमेंट है। तो यहाँ से जो हाई टेम्परेचर में जो पानी मिल रहा है बेफेल्स हाई टेम्परेचर में जो हीट हो रहा है पानी जो फर्नेस के फ्लू गैस में कांटेक्ट होके, तो हीट होके क्या होगा, वो ग्रेविटी की वजह से याले पोर्शन में जाते जाएगा कंटिन्यूसली, ठीक है। इस वजह से एंगल इसलिए दिए ताकि जो हाई टेम्परेचर जो फ्लू गैसेस का वो एक्वायर करके वाटर कन्वर्ट हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ऊपर वाले साइड में वो नीचे चल जाए और क्या बोलते हैं वो नीचे जाएगा और उसको भी हीट ताकि देते जाए। तो इस वजह से यहाँ वाले पोर्शन से इसको भी हीट मिले और यहाँ से जब वापस से फ्लू गैस घूम के आ रही है तब भी दोबारा हीट मिलेगी। तो इस वजह से इस तरीके से उसको नॉर्मली 5 to 15 डिग्री का इंक्लिनेशन देना पड़ता है ताकि उसका प्रॉपर उसका जो हीट होते जा रहा है वाटर वो नीचे जा जाके मिक्स भी होते जाए और उनको भी बचे दूसरा पोर्शन का वाटर को भी हीट दे सके वो। तो इस तरीके से इसका वाटर जो है इसके अंदर पाइप के अंदर स्टीम में कन्वर्ट होकर फाइनली राइजर के थ्रू बॉयलर शेल में एंटर करता है, ठीक है। So this is the construction and working of Babcock and Wilcox boiler along with its some important features. Okay, so if you have any doubt, you can ask.